मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, आप समस्त बिहार के इंटरमीडिएट साइंस क्लास में 12th के पढ़ने वाले छात्रगण के लिए एक अनमोल लेक्चर सीरीज लेकर के आया हूं और इसको सुनने के बाद आपको 90% अंक आने की गारंटी है। इसकी संभावना अति प्रबल है और मैं आपसे पुनः यह आग्रह करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जी खाटी बिहारी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क इसके लिए नहीं ली जाएगी और आप लाइक करें। इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि जब जब मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं इसमें आपको अति महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। मैं आपको ध्यान रखिएगा, कंपटीशन के लिए 9th 10th और 12th 11th इसके लिए कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको डालूंगा। वैसे मेरी विशेषज्ञता कंपटीशन के लिए मानी जाती है, लेकिन पुनः मैं आपको बतलाता हूं कि 9th 10th 11th 12th इसके लिए भी मैं आपको लाजवाब जानकारी प्रस्तुत करूंगा। ठीक, चाहे आप कहीं से भी तैयारी करते हो, बिहार के किसी भी जिला से, पटना से, दरभंगा से, आरा से, सीतामढ़ी से, भागलपुर से, बांका से, जमुई से, चाहे आप गांव के गरीब कस्बे से तैयारी करते हो, मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। तो मैं आज इंटर के बायोलॉजी के दूसरे पार्ट, जो जीवों में जनन का प्रथम पार्ट मैंने इसके पहले अपलोड किया था और जीवों में जनन का दूसरा पार्ट इसको मैं अभी अपलोड कर रहा हूं। चूंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसीलिए मैं आपको अभी अपलोड कर रहा हूं। ठीक, तो आइए, पिछले वाले इसमें अपलोडिंग में मैंने आपको युग्मक जनन से आपको शुरुआत करने के बारे में बतलाया था और ये बतलाया था कि लैंगिक जनन के इसमें निषेचन पूर्व और फिर आपको निषेचन और फिर निषेचन पश्चात 3 चरण में बांट करके अध्ययन करेंगे। अब युग्मक जनन के बारे में जानें। युग्मक जनन, जैसा कि इसके अर्थ से ही पता चलता है, युग्मक मीन्स जोड़ा और जनन जानते हैं कि संतति। इसमें नर या मादा 2 प्रकार के युग्मक के जनन की प्रक्रिया को यह संदर्भित करता है, ये बताता है। आइए सबसे पहले हम लोग शैवाल देखें। शैवाल में 2 युग्मक होते हैं, लेकिन ये दोनों इतने समान दिखाई पड़ते हैं, इतने ये आपको रिजेंबल करते हैं, इतने समान दिखाई पड़ते हैं कि इसमें कौन नर है और कौन मादा है इसको छांट पाना मुश्किल है, इसको श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है समयुग्मकी। सम माने बराबर, युग्मक, युग्म माने जानते हैं जोड़ा बनाना, युग्मक की। इसमें तो शैवाल की स्थिति अलग है। इसके बाद आइए लैंगिक प्रजनक में हम लोग आते हैं तो नर युग्मक को पुमनु या शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंड या डिंब कहते हैं। तो पादप में नर और मादा संरचना पाई जाती है, परंतु जब भिन्न भिन्न पादप में, मान लीजिए भिन्न भिन्न पादप का कहने का अर्थ हुआ कि यदि कोई एक पादप, यदि वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग और यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग अलग अलग हो तो उसको एक लिंगी कहेंगे। माने एक पादप में उसका लिंग स्पष्ट है। लेकिन जब एक ही पादप में, एक ही पौधा में, एक ही पादप में नर और मादा दोनों संरचना यदि पाई जाए तो उसको हम लोग द्विलिंगी कहेंगे। नर और मादा दोनों संरचना पाए जाए तो उसको हम लोग द्विलिंगी कहेंगे। एक ही में दोनों लिंग इसमें रहेगा तो उसको द्विलिंगी कहेंगे। वही हाल प्राणियों में भी है कि प्राणी में यदि नर और मादा दोनों अलग अलग होंगे, जैसे मान लीजिए कोई हो तो वो पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग ही हो और स्त्रीलिंग हो तो वो स्त्रीलिंग ही हो, तो उसको हम लोग एक लिंगी कहेंगे कि उसमें एक लिंग बिल्कुल स्पष्ट रहेगा। लेकिन यदि दोनों लिंग एक ही प्राणी में हो तो उस स्थिति में उसको द्विलिंगी कहेंगे। जैसे कि आपको बतलाते, केचुआ हुआ, स्पंज हुआ, टेप वर्म हुआ, जोंक हुआ, ये सब उभयलिंगी है या द्विलिंगी है। जबकि तिलचट्टा एक लिंगी है, या तो वो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा।
अब आइए कुछ आपकी जानकारी जो ऑब्जेक्टिव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निश्चित पूछेगा, बराबर पूछेगा, तय है आवेगा। तो आइए, जैसे कुछ जीवों में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है, या तो जोड़ा के रूप में या सीधे क्रोमोसोम्स। जैसे मनुष्य में 46, जोड़ा में 23 जोड़ा, घरेलू मक्खी में 12, जोड़ा में 6 जोड़ा, चूहा में 42, जोड़ा में 21 जोड़ा, कुत्ता में 78, पेयरिंग में यदि आप लीजिएगा तो 39 जोड़ा, बिल्ली में 38 जोड़ा में लीजिएगा तो 19 जोड़ा, फल मक्खी में 8 जोड़ा में लीजिएगा 4, ऑफियोग्लोसम में बहुत ज्यादा होता है 1260, यदि इसको जोड़ा में कैलकुलेट करेंगे तो 630, सेब में 34, यदि इसको हम जोड़ा में कैलकुलेट करेंगे तो 17 जोड़ा, से 2 से हम भाग दे देते हैं, जोड़ा में और कुछ नहीं है। धान 24 है क्रोमोसोम्स की संख्या, और इसको हम जोड़ा में तब्दील करेंगे तो 12 जोड़ा। मक्का 20 है संख्या क्रोमोसोम्स की, जोड़ा में करेंगे 10 जोड़ा। आलू 48 है इसकी क्रोमोसोम्स की संख्या, जोड़ा में करेंगे 24। तितली 380, जोड़ा में करेंगे 190। प्याज 32, जोड़ा में करेंगे तो 16 जोड़ा। अब आइए एक और महत्वपूर्ण हम लोग सेगमेंट के बारे में जाने, बहुत महत्वपूर्ण है, युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण ध्यान रखिएगा, शारीरिक रूप से मीन्स कायिक रूप से, काया से कायिक बना है, में नर और मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मक की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो। अधिकांश जीव में क्या होता है कि नर युग्मक चलनशील होता है और मादा अचल और स्थान, अचल मीन्स एक ही स्थानबद्ध, चलनशील माने ये नहीं जो कोई चलता है और दूसरा नहीं चलता, ये नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि शुक्राणु अंडाणु और डिम में जा करके और वो अपना स्थान ग्रहण करता है इसका कहने का अर्थ ये हुआ। तो लेकिन कुछ फंजाई ऐसे हैं, तो इसमें हमने कहा कि अधिकांश में आपको जीव में नर युग्मक चलनशील होता है और मादा युग्मक अचल और स्थानबद्ध होता है। लेकिन कुछ फंजाई ऐसे हैं जैसे शैवाल हुआ, ब्रायोफाइटा हुआ, टेरिडोफाइटा हुआ, इसमें जल आप इसमें कि ये इसमें है कि इसमें दोनों युग्मक चलनशील होते हैं, और जब चलनशील होते हैं तो इसके लिए माध्यम चाहिए तो जल ही प्राय इसके लिए माध्यम होती है। और इस परिवहन के दौरान क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या में नरयुग्म ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सत्य ये भी है, सृष्टि का नियम ये भी है कि नरयुग्म हजारों गुना अधिक पैदा लेता है। नष्ट होने की भी स्थिति में वो इतना जरूर बच जाता है जिससे सृष्टि, उस प्राणी की सृष्टि में रचना आगे तक चलती रहती है। अगला है निषेचन। इस पद को जाने, इस टर्म को जाने, बड़ा महत्वपूर्ण है। निषेचन की अंग्रेजी शब्दावली है फर्टिलाइजेशन। लैंगिक जनक में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना होती है। इसको हम लोग एक दूसरा शब्द में कहते हैं युग्मन का युग्मन या युग्मक संलयन। इसके लिए अंग्रेजी शब्दावली है शाइनोगेमी, या द्विगुणित युग्मन जिसका अंग्रेजी शब्दावली है जायगोट, और या निषेचन जिसकी अंग्रेजी शब्दावली जानते ही हैं कि फर्टिलाइजेशन। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर आपको बराबर इसमें डिस्क्रिप्टिव में पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ जीव ऐसे हैं, रोटीफर्स, मधुमक्खी, छिपकली, ये बिना निषेचन के, नर युग्मक के युग्मन के बिना मादा युग्मक नए जीव का निर्माण कर देती है। इसको हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन अंग्रेजी में कहते हैं पार्थेनिक जेनेसिस। और अधिकतर जलीय जीव जो होते हैं जैसे शैवाल हुआ, मछली हुआ, इसमें युग्मक संलयन में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन वो जीव के शरीर के बाहर होती है। शरीर के बाहर होने के कारण क्या होता है कि इसमें बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सृष्टि का फिर नियम है, ईश्वर का फिर एक नया रचना है कि इतने ज्यादा मात्रा में ये युग्मन होता है, निषेचन होता है कि नष्ट होने के बावजूद भी इतना बच जाता है जिससे इनकी सृष्टि चलते रहती है या आगे बढ़ते रहते हैं। इसको हम लोग, चूंकि ये शरीर के बाहर संपन्न होता है इसलिए इसको बाह्य निषेचन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मीन्स बाहर का, और बाह्य और फर्टिलाइजेशन इसकी हिंदी शब्दावली है निषेचन। बहुत सारे स्थलीय जीव ऐसे हैं जैसे फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी, सरीसृप हुआ, पक्षी हुआ, स्तनधारी हुआ, या अधिकतर आप ले लीजिए प्राय इसमें पादप जगत में चले आइए तो अधिकतर पादप जगत में चले आइए, ब्रायोफाइटा हुआ, टेरिडोफाइटस हुआ, जिम्नोस्पर्म हुआ, एंजियोस्पर्म हुआ, इसका युग्मक संलयन होता है शरीर के भीतर संपन्न होता है, इनसाइड। तो इसको हम लोग
इनसाइड भीतर संपन्न होने के कारण इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक मीन्स इनसाइड, निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि नर युग्मक चलनशील होते हैं और अंडे के साथ युग्मन के लिए अंडे तक पहुंचते हैं और इस प्रक्रम में जो शुक्राणु पैदा लेता है उसकी संख्या विशाल होती है, बहुत विशाल। इसी शुक्राणु की संख्या यदि कम होती है किसी किसी में बीमारी के रूप में तो वो प्रजनन की क्षमता नहीं रख पाता है, उसकी जिसकी संख्या कम होती है। अब आइए अगला जो टर्म हम लोग जाने वो भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उद्भव अर्थात के भ्रूण का विकास। तो ध्यान रखिएगा कि भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को हम लोग जो संदर्भित करते हैं उसको भ्रूणोद्भव कहते हैं और इसको इम्ब्रायो के भी रूप में जानते हैं। तो प्राणी अंड प्रजक होता है या सजीव प्रजक, इसी दो भाग में विभाजित है। अंड प्रजक मीन्स कि जो अंडा देता है, जैसे सरीसृप वर्ग हुआ, पक्षी वर्ग हुआ, वो अंडा देने के समय सुरक्षित स्थान खोज लेते हैं और वहीं पर अपने दिए गए वहां पर अपना अंडा देते हैं और उसको कुछ दिन तक देखरेख भी करते रहते हैं और उस निषेचित अंडे को वहीं वो उत्सर्ग करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि वो जो अंडा रहता है उसमें कैल्शियम युक्त कवच से ढका रहता है, ऊपर का खोला ढका रहता है, जो एक निश्चित अवधि के बाद उसमें स्फुटन होती है और स्फुटन के द्वारा नए उसमें संतान जन्म लेते हैं। और दूसरा है सजीव, इसमें दूसरा कहते हैं सजीव प्रजक। सजीव प्रजक क्या होता है कि जिसको हम अधिकतर उसमें ध्यान रखिएगा कि सजीव प्रजक अर्थात कि स्तनधारी, अधिकतर स्तनधारी जिसमें आपके मानव भी शामिल हैं, ये मादा के अंदर ही युग्मज विकसित होकर के और शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। स्तनधारी भी कहते हैं कि जो अपने ही जैसा संतान को पैदा करे, अंडा के रूप में नहीं, तो उसको अंडा के रूप में नहीं बल्कि अपने ही जैसा संतान को वो जन्म दे, स्तनधारी हम लोग उसको कहते हैं। तो ये एक निश्चित अवधि के बाद मादा इसमें अपने ही जैसे संतान को, जीव को शरीर के द्वारा, प्रसव के द्वारा उसको पैदा करती है और वो फिर आगे जाकर के सृष्टि में नए जीव के रूप में अपना अस्तित्व ग्रहण करता है। तो आपका जीवों में जनन से संबंधित मूलभूत जानकारी इतनी ही थी और इस तरह से आपका इंटरमीडिएट साइंस के 12th क्लास के बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर जीवों में जनन ये आपका यहीं समाप्त होता है। लेकिन यहीं पर मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काम देगी। कि इसके पहले जो परिचय के रूप में ये मुझे शुरू में ही देना था, लेकिन चूंकि मुझे लगता था कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसीलिए मैं आपको प्रथम भाग में नहीं दिया। अभी मुझे मौका है, मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहला है ये बायोलॉजी। बायो और लोगस दो नाम के शब्द से बना है। ये ग्रीक लैटिन भाषा का शब्द है। बायो का अर्थ है जीव और लोगस का अर्थ है अध्ययन। तो जिस विषय में हम लोग जीव के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ये आपको रेलवे और एसएससी में पहले पूछा करता था और कई प्रतियोगी परीक्षा में भी ये आपको पहले पूछ चुका है। हालांकि अब तो इतना आसान प्रश्न नहीं आता है, लेकिन आइए इससे जो आगे वाला प्रश्न है वो प्रायः पूछता है। तो जीव विज्ञान शब्द जो बायोलॉजी शब्द था उसका सबसे पहले प्रयोग किया था लैमार्क, जो कि फ्रांस का रहने वाला था। और ट्रेवेर्नियर इसको हम लोग ट्रेवेरेनस भी कहते हैं, ये जर्मनी का रहने वाला था। 1801 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था। और जीव विज्ञान को एक क्रमबद्ध विषय के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है वो अरस्तु को जाता है, जो 384 ईस्वी पूर्व से इसमें ध्यान रखिएगा कि ये अरस्तु, हालांकि इसका समय के बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं है। ये आपको अरस्तु जो मूल रूप से यूनान के रहने वाले थे, सिकंदर के गुरु भी रह चुके थे, उनको ये श्रेय जाता है। इसलिए अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं। इसको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। और साथ साथ में जंतु विज्ञान का भी यदि जनक पूछे तो ये भी आपको अरस्तु ही हैं। इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। हाँ, यदि वनस्पति शास्त्र का पिता पूछते फादर ऑफ बॉटनी तो उसमें थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। लेकिन चलिए
इसमें इतनी ही तक जानकारी। मैंने अंत में आपको कुछ प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जानकारी दे दी, लेकिन ये मूल रूप से इंटर 12th से ही संबंधित, आपका इंटरमीडिएट साइंस 12th से ही संबंधित बायोलॉजी का था। इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं। आपका प्रथम चैप्टर समाप्त हुआ और फिर मैं आपको आगे जाकर के दूसरा चैप्टर भी अपलोड करूंगा। और मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, सभी छात्रगण बिहार में चाहे कहीं भी पढ़ते हो, चाहे किसी भी जिला में पढ़ते हो, किसी भी शहर में पढ़ते हो, चाहे आपका पारिवारिक स्थिति कैसा भी हो, आप अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, ध्यान रखिएगा, ये सुनील जी खांटी बिहारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों में बांट दें। ये फ्री चैनल है, ताकि मैं जब जब आपको वीडियो अपलोड करूं और मैं आपको इस ज्ञान की श्रृंखला को पूरी बिहार, पूरे भारत, पूरे देश में फैलाना चाहता हूं और इसमें मेरा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।